एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। इससे रिलेटेड देखिए आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं और सीटेट में तो आते ही आते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से इसे पढ़िएगा। जो इनकी स्टेज होती हैं, यानी कि जो इनके लेवल हैं, स्टेज है, इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं अपने पॉइंट की तरफ, यानी कि आज के टॉपिक की तरफ। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। तो यानी जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। और इसमें यह देख लेते हैं कि वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। जैसे कि यानी कि जो नैतिकता का गुण होता है, इसमें क्या होता है कि सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। यानी कि देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा होता है वो अपने जो आसपास का वातावरण होता है, जो माहौल होता है, तो अपने माहौल के हिसाब से बच्चा सीख पाता है। उसमें जो नैतिकता के गुण होते हैं या अनैतिकता के होते हैं, तो वो बच्चा अपने आसपास के माहौल से ही सीखता है। और देखिए, नैतिक दुविधा किसको कहते हैं? सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति क्या कहलाती है? नैतिक दुविधा कहलाती है। देखिए, इस पे एक कहानी के जरिए हम लोग समझ सकते हैं। तो हिंज नाम के एक व्यक्ति थे। किस नाम के? तो हिंज नाम के एक व्यक्ति थे, जिनकी वाइफ की तबीयत ख़राब हो जाती है, और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो डॉक्टर के पास जब वो इलाज के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर उनसे बताता है कि एक दवा है, जो उसी दवा से आपकी वाइफ की तबीयत ठीक हो सकती है, अन्यथा नहीं ठीक हो सकती है। तो हिंज ने क्या किया? हिंज ने जितने उनके पास पैसे थे वो लेकर उस दवा की खोज में निकल पड़े और उस व्यक्ति के पास पहुंचे जहां पे वो दवा थी। अब देखिए, उस व्यक्ति के बारे में सुनिए कि जो वो व्यक्ति था, उसने क्या किया था? उसने उस दवा का आविष्कार ही किया था। मान लीजिए कि कहीं पे भी वो दवा अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ उसी के पास थी, और उसने अभी उसको बाजार में वितरित नहीं किया था। उसने उसमें क्या लगाया था? बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई थी। जो भी उसके पास था, जितना भी पैसा था, उसने सब उस दवा के आविष्कार में लगा दिया था। अब हिंज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दवा ले सकते, और जब उस व्यक्ति से हिंज ने कहा दवा लेने के बारे में, तो उसने मना कर दिया कि भाई, मैं नहीं दवा दे सकता, क्योंकि मेरी तो सारी मेहनत, मेरी पूरी ज़िंदगी की पूंजी इसमें लगी हुई है। तो अब क्या करते? तो हिंज ने एक विचार बनाया कि अगर मैं इस दवा को चुरा लेता हूँ तो क्या होगा? तो मेरी वाइफ की तबीयत ठीक हो जाएगी, और अगर मैं नहीं इसको प्राप्त कर पाता हूँ तो मेरी वाइफ मर सकती है। तो इसलिए क्या हुआ? अब क्या हो गया? अब नैतिक दुविधा हो गई। तो मतलब अगर वो दवा को चुरा लेता है तो उसकी वाइफ की तबीयत ठीक हो सकती है, और अगर दवा को नहीं लेता है तो क्या होता है? तो उसकी वाइफ मर सकती है, और अगर दवा को लेता है तो उसको पुलिस भी पकड़ के ले जा सकती है। तो इससे क्या हुआ? इसमें नैतिक दुविधा हो गई, ठीक है ना? तो इसी को नैतिक दुविधा कहते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल है, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। देखिए, नैतिक तर्क करना, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्क करना कहते हैं। क्या? तो जब सही और गलत में, यानी डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नैतिक तर्क करना कहते हैं। सही और गलत के बारे में किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना, ठीक है ना? तो अब कुछ लोग ये कहेंगे कि चोरी करना तो गलत है, लेकिन जिस तरह से उनकी स्थिति थी तो वो चोरी करना सही भी हो गया। लेकिन उस व्यक्ति की क्या गलती थी, जिसने अपनी पूरी लाइफ उस दवा को बनाने में लगा दिया, जितने उसके पास पूंजी थी उसने लगा दिया। तो यहाँ पे तो उस व्यक्ति की भी तो गलती नहीं थी ना। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे
देखिए दुविधा की बात हो जाती है। उसके बाद देख लेते हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना। तो आलोचना में देखते हैं इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की है। किसने की है आलोचना? तो कैरोल गिलिगन ने की है। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने आविष्कार में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी। किसने? तो कोहलबर्ग ने महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी। इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है। क्या है? तो पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। चलते हैं, देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए, और जो 3 लेवल बताए उसमें हर लेवल पे 2 पॉइंट बताए। ठीक है, तो इस तरह से उनके 6 हो जाते हैं। तो जो 3 लेवल है उसमें से जो फर्स्ट है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। क्या? तो प्राक नैतिकता यानी प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, तो इसमें है 4 से 10 वर्ष। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। कैसी होती है? तो जो बच्चे की नैतिकता होती है, यानी उसे अच्छे बुरे का कोई ख्याल नहीं होता है। बच्चा क्या करता है? छोटा बच्चा होता है तो किसी के भी थप्पड़ मार देता है, और उसको ये नहीं पता है कि ये चीज़ सही या गलत। अभी देखो छोटा सा बच्चा है, वो गालों पे मारने लगता है। इस तरीके से उसको नैतिकता के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, और ये भी नहीं होता है कि हमारे बारे में ये क्या थिंकिंग बनाएंगे, क्या सोच बनाएंगे, उसे भी इतना ये सब ज्ञान ही नहीं है। इस अवस्था में नैतिक तय करना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। क्या होता है? इसमें जो बच्चा 4 से 10 साल का होता है तो उसे उसकी जो नैतिकता होती है वो शून्य होती है, यानी बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो कहीं पे भी गया कुछ भी बात रख सकता है, कोई भी बात कर सकता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। उसमें जो नैतिकता है वो शून्य है, और उसे ये भी नहीं कि हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं तो हम उनको नमस्ते करें, सलाम करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनमें उनको नैतिकता पता ही नहीं है कि नैतिकता होती क्या है। उसके बाद है इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया। अब देख लेते हैं कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है। तो दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। तो सब इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। किस पे? तो सजा, जैसे कि अब बच्चे को ये बता दिया गया कि कोई आता है, अगर उसको नमस्ते या सलाम नहीं किया तो तुम्हारे पे मार पड़ेगी। ठीक है ना? तो बच्चा डर में कि अगर हम नहीं करेंगे ऐसा, मेहमान आएंगे या गेस्ट आएंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पे क्या होगी? तो हमारे पे मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। ठीक है ना? और अगर वो करता है तो उसको तारीफ मिलती है। तो बच्चा दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता इसमें हो जाती है। तो जबकि हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह भी चोरी करेगा तो उसे भी सजा मिलेगी। अब बच्चे ने देखो, जो दंड था, दंड की वजह से वो चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है जब चोरी की जाएगी तो उसको सजा मिलेगी, इसलिए नहीं करेगा। ना कि उसमें नैतिकता है इसलिए वो चोरी नहीं करेगा कि किसी का बुरा हो जाएगा, या उसने जैसे हिंज गए थे तो वो दवा चोरी कर लाए थे, तो जो वो व्यक्ति था उसकी तो उसमें कोई गलती ही नहीं थी, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी थी। लेकिन ना तो हिंज की गलती थी, क्योंकि उनकी वाइफ की तबीयत खराब थी और उन्हें अपनी वाइफ की जान बचानी थी, और उस व्यक्ति भी मतलब गलती दोनों की नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब हिंज ने चोरी की तो जाहिर सी बात है, क्या होता है जब चोरी करेंगे तो पुलिस तो पकड़ के ले जाएगी। तो बच्चों को यही डर कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो ये किस में आ जाता है? दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता में। उसके बाद साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। तो इसमें क्या होता है? इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहते हैं। कैसा कहते हैं? जैसे को तैसा। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे के साथ जैसा व्यवहार होता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। अब देखिए छोटे बच्चे होते हैं, 4 से 10 साल के बच्चे होते हैं, तो क्या होता है, अगर कोई उनकी पुस्तक फाड़ देगा तो वो पलट के उसकी पुस्तक जरूर फाड़ देंगे। या क्या होगा, अगर किसी ने उसको मार दिया हल्के से तो वो भी उनको मार देंगे पलट के, कि मतलब ये कि हमारे साथ जैसा हुआ हम भी इनके साथ वैसा ही कर लेंगे। या मान लीजिए कि विद्यालय गए, वहाँ पे किसी बच्चे ने उसका टिफिन
मतलब टिफिन का जो लंच है उसको कर लिया, तो क्या करेगा वो बच्चा, नहीं बदला ले पाएगा। कैसे नहीं ले पाएगा, तो वो उसका बैग ही फाड़ देगा या उसकी पेंसिल ही तोड़ देगा। तो क्या होगा कि बच्चे को जैसा का तैसा मतलब हो गया कि उस हमारे साथ जैसा इन्होंने किया हमने उसके साथ ऐसा कर लिया। तो ये हो जाता है। एग्जाम्पल, एक बच्चे ने अगर दूसरे बच्चे का बैग फाड़ा तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी किताब फाड़ दी, मतलब वो बदला ले जरूर लेगा। तो ये अवस्था किस में होती है, तो आप देख सकते हैं ये हो जाती है 4 से 10 साल की अवस्था। इसमें दंड एवं सजा यानी दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता हो जाती है और साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड जो लेवल है उसको देख लेते हैं, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये कब से कब तक होता है, तो 10 से 13 वर्ष। कब तक होता है, तो 10 से 13 वर्ष का होता है। इसको भी देखिए 2 भागों में बांटा गया है। तो इसमें पहले ये समझ लेते हैं कि रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, तो इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के यानी अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। तो इसमें देखते हैं, तो इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की उन्मुक्ता। तो जो ये स्टेज होती है कितनी होती है, तो 10 से 13, और पहली स्टेज देखिए 4 से 10। तो जो सेकेंड स्टेज है यानी कि रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की उन्मुक्ता है, यानी गुड बॉय या गुड गर्ल दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था में आता है। क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चे क्या कहते हैं कि हम ही को सबसे ऊपर माना जाए, हम जो भी बात कहे उसी को सही समझा जाए। वो सोचता है कि हम ऐसा काम करें कि हमारी लोग तारीफ करें, हमको लोग अच्छा कहें। तो जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे 10 से 13 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें इस तरह की फीलिंग होती है, वो कोई भी काम करते हैं उनको तारीफ चाहिए होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाता है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, तो ये सब में होता है, सभी लोगों में ये चीज़ होती है जब बच्चा 10 से 13 साल का होता है। फिर उसके बाद जो 2 अवस्थाएं 2 में बांटा गया है ना, इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। तो एक हो जाता है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की उन्मुक्ता, और जो सेकंड हो जाता है कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। तो इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। अब देखिए इस अवस्था में क्या होता है कि एक बच्चा था, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना। तो अब वो उसको देख के क्या हुआ कि अब ऐसा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें उसके पापा की डेथ हो गई या उसमें उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया। अब वो काम नहीं करेगा। किस अवस्था में नहीं करेगा, वो 10 से 13 वर्ष में वो नहीं करेगा। तो इसमें क्या हुआ कि कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, ठीक है ना। उसके बाद हो जाता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। तो ये आपकी जो अवस्था हो जाती है वो 13 वर्ष से ऊपर हो जाती है। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत। अब जब 13 साल के बाद की जो स्टेज आती है उसमें बच्चा क्या करता है, उसमें उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, उसमें बच्चा खुद डिसीजन लेता है, दूसरों को देख के नहीं। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता और उसके बाद सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता। तो सबसे पहले सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता देख लेते हैं। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए हैं, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अब देखिए बच्चा खुद से डिसीजन ले रहा है कि जो ये नियम बने हुए हैं, अगर इस नियम से किसी का नुकसान हो रहा है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। अब बच्चा क्या सोच रहा है, अब देखो 13 साल से ऊपर का बच्चा हो गया, अब उसको पता है उसे ना तो किसी चीज़ का भय है ना डर है, और उसमें ना तो अच्छा लड़का बनने की ना अच्छी लड़की बनने की। अगर नुकसान हो रहा है तो उसको वो चीज़ वो नियम को तोड़ देगा, ठीक है ना। तो ये किस में है, ये सांस्कृतिक अनुबंध उन्मुक्ता में है। उसके बाद सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता, इसमें किशोर दूसरे के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल सकता है। जैसे देखिए क्या होता है कि जब
एज में बच्चा आता है यानी बड़ा हो जाता है, तो इस एज में क्या होता है कि इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। जैसे देखिए शहीद हो जाते हैं कि वो उनको कोई बताता नहीं, उनमें भावना हो जाती है कि हमें देश के लिए लड़ना है, हमें कुछ करना है। और या अब घर पे कोई प्रॉब्लम आ जाती, कोई परेशानी आ जाती, तो बच्चा अपने पे ले लेता है, क्योंकि उसको क्या है कि नुकसान ना हो, फायदा हो, घर वालों का फायदा हो, समाज का फायदा हो, देश का फायदा हो, तो इस तरह की भावना हो जाती है। ये किसमें हो जाती है? तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता में। और ये किस एज में आती है? तो ये जब 13 साल से ऊपर का बच्चा हो जाता है, यानी कि 10 से 13 साल तो हो जाता है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, और लेकिन जब 13 साल से ऊपर की ये बात हो रही है, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत है। इसमें इन्होंने क्या किया है? इसमें इन्होंने देखिए सबसे पहले कोहलबर्ग ने 3 लेवल बताए। कितने लेवल बताए? तो 3 लेवल बताए, और हर लेवल में 2 पॉइंट है। तो इसमें देखिए फर्स्ट में प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा है। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता और साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। ये किस अवस्था में बताया? तो 4 से 10 साल की अवस्था में बताया। उसके बाद सेकेंड है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, तो 10 से 13 वर्ष बताया है। और इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, इस यानी अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की उन्मुक्ता। और उसके बाद बताया है कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। और उसके बाद जो थर्ड बताया है लेवल, वो उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। ये कब बताया? तो 13 वर्ष से ऊपर। और इसको भी 2 भागों में बांटा है, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये टॉपिक आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। अगर एक बार में चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप इसे वीडियो को फिर से देख लें, क्योंकि एक बार में अगर नहीं चीज़ आ रही है समझ में, तो दोबारा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही जाएगी। और अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।